क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है fx is equal to mod x upon x. fx is equal to mod x upon x, comma, if x is not equal to 0. If x is not equal to 0, फिर है 0 if x is equal to 0. तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना fx, सबसे पहले मैं इस फंक्शन fx को डिफाइन करूंगा और fx को डिफाइन करने के लिए हमको mod x की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। mod x की डेफिनेशन हम जानते हैं, ये क्या होता है कि अगर x 0 से छोटा है तो mod x की वैल्यू होती है -x, और अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू होती है +x। ठीक, तो हम ये कहेंगे by definition of mod x, fx can be defined as fx is equal to mod x हो गया minus x upon x if x is less than 0। ठीक है, 0 if x is equal to 0, ये तो दे ही रखा है, और x upon x if x is greater than 0। तो fx is equal to, ये x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, तो fx is equal to -1 if x is less than 0, 0 if x is equal to 0, and 1 if x is greater than 0। बताइए जी, जो मैंने फंक्शन डिफाइन करा है ये सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। फंक्शन तो क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। हैं जी? 0 पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। हाँ, 0 तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना, कि 0 से छोटा है तो वैल्यू -1 है, 0 है सर अब हो वैल्यू 0 है, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन। LHL RHL इक्वल नहीं आएंगे भाई LHL की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो LHL की वैल्यू मतलब जब x टेंडिंग टू 0 माइनस होगा तो LHL की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, RHL की +1, RHL की +1 आएगी और फंक्शन का हाँ जी सर। वैल्यू आएगी 0। तो इसका मतलब तीनों ही इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बताइए, क्लियर है? यस सर। तो छोड़ दो इसको, आगे कर लेंगे अपने आप। यस सर। इसके बाद मैं पहुंचता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन 14 में है fx is equal to 3। fx is equal to 3 if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1। if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1, or if x is greater than 1 and less than 3, if x is greater than 1 and less than 3, 5 if x is greater than equal to 3 and less than equal to 10। तो सीधा सीधा देखिए, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर दो हैं। एक तो ये है कि जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तब वैल्यू कुछ और है, और जब 1 से ज्यादा होगी तब वैल्यू कुछ और है। क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा। और एक x की वैल्यू, हाँ, जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तब फंक्शन की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तब फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3। तो हम लिखेंगे there will be two critical points, there will be two critical points
x is equal to 1 and x is equal to 3. तो सबसे पहले चेक करते हैं at x is equal to 1 LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 1 minus h. अगर x जो है वो 1 माइनस है, सबसे थोड़ा सा छोटा है, अगर x 1 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या होगा 3. तो अब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस h हो या कुछ भी हो, बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इसमें कहीं x की वैल्यू नहीं आ रही, सीधा सीधा 3 है, तो इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी. बोलिए क्लियर है ये चीज? तो सर फिर ये वाला स्टेप भी तो स्किप कर सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0. कर सकते हैं, पर वो दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको. हम ये कह सकते हैं कि RHL at x is equal to 1 fx, इसको बताइए, मैं सीधा लिखूं कि RHL क्या होगा जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा से बड़ी होगी. जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्या हो गया 4. हम लिखेंगे LHL at x is equal to 1 fx is not equal to RHL at x is equal to 1 fx. So it is not continuous at x is equal to 1. It is not continuous at x is equal to 1. बोलिए क्लियर है? Yes sir. ठीक है. अच्छा, अब ये बताइए कि क्या मैं x is equal to 3 वाला चेक करूं या कर लेंगे अपने आप? x is equal to 3 वाला चेक करूं या अपने आप कर लेंगे? तो हो गया. देखिए सर कर रखा है. x is equal to 3 पर चेक करूंगा तो सीधी सी बात है कि जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4. जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या 5. तो यानी कि 3 पर मेरा LHL आएगा 4 और RHL आएगा 5. अगेन वहां पर भी ये कंटीन्यूअस नहीं होगा. बताइए सभी को क्लियर है? यस सर. ठीक है. इसके बाद हाँ, इसके बाद मैं करता हूँ ये वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट आपने कौन सा बोला था 16. ठीक है, 16 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. में है fx is equal to -2 fx is equal to -2 if x is less than equal to -1. if x is less than equal to -1. फिर दूसरा दिया है इन्होंने कि 2x if 2x कब होगा if x is greater than -1 and less than equal to +1. if x is greater than -1 and less than equal to +1. और लास्ट में दे रखा है 2 if x is greater than 1. ठीक है, ये गिवन है. तो यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट्स कितने होंगे बताइए? -1. -1 और +1 दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. देयर विल बी टू क्रिटिकल पॉइंट्स. x is equal to -1 and x is equal to +1. अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें. अगर मैं -1 की बात करता हूँ, पहले x is equal to -1 पर लेते हैं. at x is equal to -1 जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर LHL -2 आ जाएगा LHL. हाँ जी हाँ जी. LHL at x is equal to -1 fx. इसको मैं सीधा कर दूं, कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर x -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं LHL सीधा सीधा लिखूंगा -2. ठीक है. अच्छा, और अगर -1 पर वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू -1 पर, यानी कि f -1 अगर निकालूंगा तो वो भी -2 है. अब कैलकुलेट करिए RHL. इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, ये दोनों जो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी है. No sir. कांस्टेंट फंक्शन है तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है. और हाँ, एग्जाम में भी लिख सकते हो आप, एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, जब कांस्टेंट फंक्शन होता है तो मैं सीधे वैल्यू लिख सकता हूँ उसकी.
कि अगर x -1 से छोटा है, अगर x -1 से छोटा है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये यही आएगी। तो मुझे उसमें x टेंडिंग टू -1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू -0 f -1 -h वो करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं। अब देखिएगा RHL at x is equal to -1 fx is equal to limit x tending to -1 plus fx, मतलब -1 plus -1 से जरा सा बड़ा अगर वो होगा तो लिमिट h tending to 0 f -1 plus h। अब देखिएगा कि अब -1 से अगर बड़ा है x अगर -1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x। तो लिखिएगा लिमिट h tending to 0 2x होता, वो 2x कब होता है जब ब्रैकेट में h था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा x की जगह क्या डाल दूंगा -1 plus h, -1 plus h। तो लिमिट h tending to 0 -2 plus 2h, h की जगह 0 डाल दो, -2 plus 2 into 0, 2 into 0 हो गया 0, 0 -2 ये आ गया -2। तो हम ये बोलेंगे since LHL at x is equal to -1 fx is equal to RHL at x is equal to -1 fx is equal to f -1, तीनों इक्वल है। हाँ जी, हमें जैसे हमने RHL लिया तो फिर वो -1 से बहुत हल्का सा बड़ा है, तो हम 2x नहीं लेंगे। 2x ही तो लिया बेटा, 2x और x की जगह क्या डाल दिया -1 plus h, ठीक है? ओके सर। Therefore fx is continuous at x is equal to -1। अब देखते हैं at x is equal to 1, तो जब वो 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2x, ठीक है? जरा देखते हैं LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h is equal to, अब जरा देखिएगा कि जब 1 से थोड़ा सा छोटा होगा x, जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू है 2x। मैं 2x लिखूंगा लेकिन ब्रैकेट में क्या है 1 minus h, तो मैं लिखूंगा 2 into 1 minus h, x की जगह 1 minus h डाल दूंगा, तो h tending to 0 2 into 1 minus h, तो लिमिट h tending to 0 2 minus 2h। अब h की वैल्यू 0 डालोगे तो भी रिजल्ट आपका 2 ही आना है। फिर फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पर, तो जब x इज इक्वल टू 1 होगा तब भी फंक्शन की वैल्यू 2x है। देखिए लेस देन इक्वल टू दे रखा है, तो इक्वालिटी पर भी वैल्यू 2x है, तो f1 मतलब 2x, 2x मतलब x की जगह 1 डाल दीजिए, 2 into 1 ये भी 2 आ गया। अब RHL बताइए, क्या RHL कैलकुलेट करने की जरूरत है? फंक्शन दे रखा है x ग्रेटर देन 1 है तो fx की वैल्यू सीधा सीधा 2 दे रखी है, तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखिए 2। आप लिखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। सिंस LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1, therefore fx is continuous at x is equal to 1। बताइए ये 16 क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लास्ट टाइम करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट टाइम करा दिया था, मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। सर हाँ जी बताइए।
सर एक बार 9th वाले की मॉड वाली कंडीशंस बता दीजिए, उसमें गलती हो रही है मेरी। अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये ना, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 9 8th के जैसा है, अभी बताता हूँ मैं, ये वाला एकदम उठा के रिजल्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 पर ये है fx is equal to x upon mod x x upon mod x if x is less than 0, if x is less than 0 or minus 1 if x is greater than equal to 0, minus 1 if x is greater than equal to 0। तो यहाँ पर भी फिर से देखिएगा कि fx is equal to x upon, यहाँ दे रखा है कि अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x अपॉन मॉड x, और मुझे मालूम है जब x 0 से छोटा होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है बताइए? माइनस माइनस x। माइनस एक्स। x 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है, x अपॉन माइनस x इफ x इज लेस देन 0, और ये तो दे ही रखा है माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन माइनस 1 बचा, तो ये हो गया माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0 और माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? जब ये 0 से छोटा है x तब भी फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 है, और जब वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तब भी फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 है। तो मेरा LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही माइनस 1 के बराबर आ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ जी, बताइए बेटा क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, for what value of lambda is the function defined by this is continuous at x is equal to 0। तो fx क्या दिया है यहाँ पर, फंक्शन देखिएगा fx is equal to lambda into x square minus 2x, lambda into x square minus 2x if x is less than equal to 0, if x is less than equal to 0, or 4x plus 1 if x is greater than 0, 4x plus 1 if x is greater than 0। तो फंक्शन ये दे रखा है। अब देखिएगा कि x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, ग्रेटर देन 0 पर कुछ और ये इन्होंने बताया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इट्स कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर लिखेंगे गिवन fx इज कंटीन्यूअस x is equal to 0, ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा, LHS at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। ठीक है, 0 minus h को हम क्या बोल देंगे, सिंपली माइनस h। तो लिमिट h tending to 0 f minus h, लिमिट h tending to 0 f minus h। ये हो गया सर। हाँ सर नेक्स्ट मंथ मेरा मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें कंटिन्यूटी पूरा आएगा और वो भी आएगा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट मंथ यही जून में है? हाँ जी सर, कभी भी हो सकता है। मैं सर कह और रहे जून में कब होगा, जून में कब होगा ये बता दीजिए। सेकंड वीक के आसपास। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तब तक कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है सर प्रोबेबिलिटी भी करानी है।
करा देंगे, चिंता ना करो। सर हमारे 21 जून से शुरू है मिड टर्म। हाँ तुम्हारी डेट शीट तो है मेरे पास, संजना ने बताया था। अच्छा हाँ और तुम्हारे में ये वाला आ रहा है चैप्टर नंबर 4 और 5 पूरा आ रहा है ना, 5th और हाँ 6th। हाँ सर। हाँ ठीक है मैं करा दूंगा। ये बता देना बस आप लोगों की समर वेकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। सर समर वेकेशन स्टार्ट का हो नहीं गई। पता सर, आज से होनी थी शुरू, पता नहीं कब करेंगे। अच्छा और मेरी तो चल रही है, लेकिन क्लासेस भी चल रही हैं, मतलब सिर्फ नाम का समझ है। अच्छा चलिए ठीक है कराते हैं, चिंता मत करो, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह अरेंज करके मैं कराऊंगा, स्पीड से कराऊंगा। चलिए इसमें देखिएगा कि ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f माइनस h, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है लैम्बडा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें क्या करना है कि ये वाला फंक्शन देखना है, लेकिन जहां जहां पर x है वहां वहां पर माइनस h डाल देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर माइनस h डाल दो, लैम्बडा इनटू माइनस h का स्क्वायर माइनस h का माइनस 2 इनटू माइनस h। माइनस 2 इंटू माइनस h, ठीक है। तो लिमिट टेंडिंग टू 0 लैम्बडा और ब्रैकेट में हो गया x स्क्वायर प्लस 2h, x स्क्वायर प्लस 2h, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो हम h की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो जरा एक काम करते हैं कि x की वैल्यू स्क्वायर माइनस 2x ये दे रखा है ना, ठीक है। आरएचएल और निकालते हैं जरा, आरएचएल सर हम डायरेक्टली जीरो नहीं डाल सकते? क्या डायरेक्टली जीरो नहीं डाल सकते? नहीं, डायरेक्टली 0 में डाल सकता हूँ, मैं अभी रुक रहा हूँ थोड़ा सा। मैं अगर ये कहता हूँ कि मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू पूरी की पूरी है तब भी 0 आ जाएगी। मैं एक बार आरएचएल निकालने की कोशिश करता हूँ जरा, देखिएगा। आरएचएल निकालिए, या चलो ये तो 0 ही आना है, मैं सीधा लिख रहा हूँ लैम्बडा इनटू 0 इज इक्वल टू 0। बताइए ठीक है, समझ गए भाई, h की जगह मैंने 0 डाल दिया तो 0 आ गया रिजल्ट, समझ गए। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा देख लो, यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक हाँ यहाँ तक क्लियर था। अब मैंने क्या करा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है h की वैल्यू रखने के अलावा, मैंने h की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू लैम्बडा, रिजल्ट क्या आ गया 0, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आरएचएल निकाल रहा हूँ, आरएचएल क्या है, आरएचएल एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू सर 0। डिसकंटिन्यूअस है, हाँ डिसकंटिन्यूअस है। अभी देखता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h, तो ये हो जाएगा 4 इंटू limit h tending to 0 एफ एच हो गया ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 4h प्लस 1, तो जहां पर भी x है वहां पर h डाल दो, 4h प्लस 1, सर 1 आ रहा है तो डिस्काउंटेड ये तो 1 आ रहा है, तो Discontinuous. आरएचएल के इक्वल ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि ये लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। मैं एक बार आंसर देख लेता हूं इसका, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, साफ साफ दे रखा है, बिकॉज़ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। देखिएगा LHL at x is equal to 0 fx is not equal to RHL at x is equal to 0 fx. So
for no value of lambda, for no value of lambda, fx will be continuous at x is equal to 0. ये x is equal to 0 पर continuous ही नहीं होगा तो lambda की किसी वैल्यू की जरूरत ही नहीं। बताइए क्लियर है? Yes, sir. अच्छा इसी Yes, में ये sir. पूछ रहे हैं what about Yes, continuity? yes. What about continuity at x is equal to 1? ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ। At x is equal to 1, अगर क्वांटिटी x is equal to 1 पर पूछी जा रही है तो मैं करूंगा LH L at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h का मतलब क्या है भाई 1 से अगर जरा सा छोटा होगा तो आप ये देखिएगा कि यहाँ तो दे रखा है x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 1 से जरा सा छोटा वो इसी को तो लाई करेगा x ग्रेटर देन 0 में। बताइए x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है 0.1 0.2 0.3, तो वो किस रेंज में है? वो x टेंडिंग टू 1 माइनस उसी में तो लाई करेगा। बताओ। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे इसके लिए यही फंक्शन है 4 इंटू एक्स की जगह डाल दीजिए 1 माइनस एच। मुस्कान क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 इंटू 1 हो गया 4 Minus 4h माइनस plus 4h प्लस 1 plus h की 5 जगह r. 0 डालोगे रिजल्ट आएगा 5। इसी तरह से RHL निकालिए। RHL at x is equal to 1 at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 plus ये भी 5 आ रही है सर। fx। बिल्कुल सही। 1 प्लस मतलब 1 से मामूली सा बड़ा, तो 1 से मामूली सा बड़ा वाला भी किस रेंज में लाई करेगा? x ग्रेटर देन 0 वाली रेंज में लाई करेगा। जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ी हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 4x प्लस 1। तो x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब क्या है कि x 1 से मामूली सा बड़ा है तो वो किस में लाई करेगा? x ग्रेटर देन 0 वाली रेंज में लाई करेगा। बताइए ठीक है, समझ गए? Yes, sir. यस सर। नंबर लाइन पर बनाकर देखो। Yes, sir. यहाँ दे रखा है कि अगर x 0 से बड़ा है तो 0 से जितना भी बड़ा है वो, मतलब 0 से बड़ी सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है। इसका मतलब 1 से जरा सा बड़ा है वो भी 0 से बड़ी वाली रेंज में लाई कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1, 4 इंटू 1 plus h plus 1. 1 plus h plus 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 plus 4h plus 1, h की जगह 0 डाल देंगे तो रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, अब इज इक्वल टू 1 पर अगर करना है तो f1 कैलकुलेट कर लो। f1 क्या होगा? सीधा सीधा 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी 5 ही आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस at x is equal to 1, x is equal to 1 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सर। Show that the function defined by gx is equal to x minus gi of x is discontinuous at all integral points. Here, square bracket x denotes the greatest integral less than or equal to x. चलिए ये तो सर इसमें पूछा था व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इसमें 1 लिख देंगे। What value of lambda? क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ जी सर।
क्वेश्चन नंबर 18 में लैम्डा वाला तो बेटा फिनिश हो गया, उसमें क्या नहीं पूछा मतलब था? इन्होंने हमने बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे, इन्होंने भी पूछा था ना कि किस वैल्यू की लैम्डा पे कंटिन्यूस होगा, तो हम x इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। नहीं, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, वो खत्म हो गया। हाँ जी फिर सर x ठीक इज है। इक्वल टू 0 वो वाला खत्म हो गया, फिर उन्होंने पूछा कि आप x इज इक्वल टू 1 पर बताओ फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 ये बोला। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। GIF याद है सभी को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? यस यस सर। यस सर। ठीक है सर हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ है मेरे पास, पहले मैं GIF बता देता हूँ ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए। GIF में अगर इसके अंदर मान लो 1 है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। 1 से मामूली सा छोटा हो गया, मान लो 0.9, तो लेफ्ट में क्या लाई कर रहा है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, 0 ये है 0, ये है 1, ये है 2। 1 है तो एग्जैक्टली 1 ही आएगी वैल्यू, 1 से मामूली सा छोटा भी है ना 0.9, तो जो लेफ्ट में इंटीजर लाई कर रहा है वो वही होगा। तो लेफ्ट में इंटीजर कौन सा लाई कर रहा है, 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर -1 है और -1 से थोड़ा सा छोटा मैंने कर दिया -1.2, ठीक है, तो अगर -1.2 है ना, तो -1.2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है, -2 -2, तो ये -2 के इक्वल हो जाएगा। बताइए ये क्लियर है संजना? संजना GIF ध्यान है, नहीं है ऑनलाइन? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ईशान पता है ना ये चीज? यस सर। चलिए जी, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने बोला है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx is equal to x minus gi of x is discontinuous at all integral points। फंक्शन दे रखा है gx is equal to x minus gi of x। let us check its continuity at a point x is equal to c। x is equal to c पर मैं क्वांटिटी फाइंड आउट करता हूँ। x is equal to c क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट। तो हमने कहा LHL at x is equal to c fx, सॉरी gx है यहाँ पर, फंक्शन यहाँ पर gx से रखा है, gx is equal to limit x tending to c minus gx is equal to limit h tending to 0 g c minus h। अब फंक्शन की तो सेम वैल्यू है, चाहे वो x c से छोटा हो, चाहे x c के बराबर हो, चाहे x c से बड़ा हो, फंक्शन की सेम वैल्यू दे रखी है x minus gi of x। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर limit h tending to 0 c minus h minus gif of c minus h। समझ गए? यही होगा ना, x minus gif of x। अब x की जगह क्या है यहाँ पर c minus h, तो c minus h डाल दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो हो गया c minus h, ये माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ, c minus h हमने करा, इसका मतलब क्या है, c में से मामूली सा नंबर छोटा कर दिया। अगर मैंने 1 में से मामूली सा नंबर छोटा कर दिया था, 0.9 कर दिया था, तो उस GIF की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 1 से 1 कम यानी कि 0। तो अब मैंने क्या करा, c में से C मामूली minus सा 1 छोटा C कर दिया। minus 1। हाँ, तो c से 1 कम वैल्यू आ जाएगी यानी कि c minus 1। ये सभी को क्लियर है? आकृति यस सर। क्लियर है? आराध्या? सर माइनस एच भी तो आएगा या नहीं आएगा? हाँ यस सर। माइनस एच। ना ना ना, माइनस एच कुछ नहीं आएगा, c माइनस एच। एच क्या है, h टेंडिंग टू 0।
h टेंडिंग टू 0, तो h एक बहुत छोटी सी टर्म है, मतलब c में से हमने एक छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे 1 में से मैंने मामूली सा छोटा सा ही तो नंबर है 0.1, 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करा तो मैं पहुंच गया 0.9 पर। 0.9 को मैं क्या बोलूंगा, 0 ही तो बोलूंगा, समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब h की वैल्यू यहाँ 0 डाल दो, तो c माइनस 0 और ये था माइनस सी माइनस ऑफ c माइनस 1, तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। सर अगर हम पहले पहली क्या आ गई, 1 आ गई। अगर हम पहली 0 डाल देते फिर तब भी तो सही आता। हाँ तब भी सेम नहीं आता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कह रहे हो ना यहाँ पर भी मैं 0 डाल दूँ, सर नहीं ऊपर वाले में यहाँ जी हाँ उसके अंदर यहाँ पर, सर GIF के अंदर। हाँ हाँ यहाँ पर अगर मैं पहले भी 0 डाल देता तो हाँ। एग्जैक्टली 0 नहीं कहते। देखो अगर मैं एग्जैक्टली 0 बोलूंगा तो c माइनस 0 क्या हो जाएगा, c ही हो जाएगा, और c का GIF क्या आएगा, c ही आएगा। यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली 0 नहीं है, h इज टेंडिंग टू 0, 0 से मामूली सा छोटा या मामूली सा बड़ा है, कुछ है मतलब 0 के आसपास है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो मैंने क्या करा, c में से एक छोटी सी टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी, तो c में से जब मैं छोटी सी टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगा तो c से वो छोटे वाले नंबर पर स्विच कर जाएगा GIF, समझ गए? हाँ सर हाँ। ठीक है, अब देखिएगा LHL आ गया, LHL के बाद अब बात करते हैं RHL की। सर RHL 0 आ रहा है। RHL 0 आ रहा है पक्का? हाँ सर एक बार आप देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। देख रहा हूँ मैं, फंक्शन की वैल्यू तो आएगी 0, RHL at x is equal to c, fx is equal to limit x tending to c plus fx is equal to limit h tending to 0 f c plus h is equal to limit h tending to 0। अब फंक्शन में डालो, चाहे c से बड़ा हो चाहे छोटा हो, फंक्शन c plus h माइनस, थोड़ी मैं गलत लिख रहा हूँ, g आना चाहिए, सर -1 आएगा। अभी देख लो g, तो x की जगह c plus h माइनस GIF c plus h लिमिट h tending to 0 C plus H माइनस बताइए क्या होगा, C। ये जो c plus h है इसका मतलब क्या है कि मैंने c से जरा सा बड़ा कर दिया नंबर को, मामूली सा बड़ा कर दिया। मामूली सा बड़ा का मतलब क्या है कि अब नंबर c हमारा में कुछ ऐड किया है, अब नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल अगर इससे बड़ा कर देते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा 1.1, और 1.1 का GIF भी क्या होगा, वही तो होगा, तो C आएगा है ना? तो c plus h मतलब c से जरा सा बड़ा भी हो गया तो GIF तो c ही आएगा, माइनस c प्लस c कैंसिल आउट और h की वैल्यू 0, तो रिजल्ट 0। बताइए क्लियर है प्रणव? हाँ जी सर। ठीक है, क्या गलती कर रहे थे, c plus 1 कर दिया था उसको? यस सर। नहीं सर मैंने भी यही किया था। हाँ समझ गए ना, c plus h का मतलब c हाँ ही जी सर। होगा, ठीक है अदिति, Yes, ठीक है sir. तुम्हारा? ये अब हम ये कहेंगे LHL at x is equal to c gx is not equal to RHL at x is equal to c gx, so fx is discontinuous बस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। Is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi? Continuous है या नहीं है वो बता। fx given है x square minus sin x plus 5, x square minus sin x plus 5
ठीक है, LHL निकालना है। x इज इक्वल टू पाई चेक करना है। 1 मिनट होल्ड करिए, बस पानी पी रहा हूँ। चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। मुझे चेक करना है एट x इज इक्वल टू पाई। तो LHL एट x इज इक्वल टू पाई fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई माइनस h। बताइए यहाँ तक तो ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है भाई? Yes, sir. यस सर। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा, जहां जहां पर x है फंक्शन तो सेम ही है, वो अलग अलग नहीं दे रखा कि पाई से कम पर कुछ और पाई से ज्यादा पर कुछ और, तो फंक्शन सेम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सब जगह जहां जहां पर x है पाई माइनस h डाल दूंगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस का 5 is equal to limit h tending to 0 pi minus h का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करिए, पाई स्क्वायर। सर डायरेक्ट वैल्यू डाल दे रहे हैं ना यहाँ पे h की 0। हाँ, सर। रुक जाओ जल्दी मत करो, 2 मिनट रुको। माइनस 2 पाई h, ये माइनस है। अब साइन पाई माइनस h को एक्सपेंड करूंगा पहले मैं। साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक, ब्रैकेट 1 और प्लस का 5। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h माइनस, अभी मैंने h की वैल्यू नहीं डाली है लेकिन मैं जानता हूं कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। माइनस cos पाई की वैल्यू मुझे मालूम है -1 होती है, ये हो गया साइन h एज इट इज, और प्लस का 5। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h, माइनस माइनस प्लस साइन h और बाहर माइनस है तो माइनस साइन h प्लस 5। देखिए अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है इसमें कि h की वैल्यू मैं 0 ही रखूंगा, अब और कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो h की वैल्यू मुझे 0 ही रखनी पड़ेगी। ये साइन 0 0 होता है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो रिजल्ट अल्टीमेटली मेरा पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। पाई स्क्वायर प्लस 5, बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को क्लियर? अब इसी के साथ जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकली, अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। सर अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल दे तो कभी क्या गलत आ जाता है क्या? भाई हाँ बिल्कुल यही चीज, मैं इसी वजह से डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालता हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे तो आपका लगभग लगभग 80% केसेस में सही आएगा क्वेश्चन, लेकिन 20% केसेस में गलत आएगा, और वो 20% में से ही आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन बोर्ड में, तो इसलिए डायरेक्ट मत डालना, ठीक? चलिए जी, RHL समझ गए ना मेरी बात? यस सर। भाई मेरे साथ तो बचपन से लेकर और जब तक भी मैंने पढ़ाई करी है यही हुआ है, जो चीज छोड़कर गया हूँ वही आई है, ठीक है?
ये सोचा कि अरे डायरेक्ट वैल्यू डालकर निकाल देते हैं, और पता चला कि वो क्वेश्चन ऐसा आया कि डायरेक्ट वैल्यू डालकर गलत आंसर आता था उसका। तो इस वजह से डायरेक्ट वैल्यू की प्रैक्टिस ही मत करो। ठीक है, RHL at x is equal to pi fx is equal to limit x tending to pi plus fx is equal to limit h tending to 0 f pi plus h। उसी तरीके से यहाँ पर फिर से वैल्यू डालिए, जहां जहां पर x है वहां वहां पर pi plus h डाल देना। limit h tending to 0 pi plus h का होल स्क्वायर माइनस साइन pi plus h और प्लस का 5 is equal to limit h tending to 0, ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस बाहर अंदर एक्सपेंड करो तो साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाइए, तो साइन पाई cos h प्लस cos पाई साइन h दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं? सर दिख रहा है। ठीक है, और प्लस 5। ठीक, मैंने यहाँ पर ये लगाया साइन पाई cos h प्लस cos पाई साइन h। इसके बाद ध्यान कर रहा हूं मैं, अब देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h बाहर माइनस माइनस, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो 0 इंटू cos h, ये तो 0 हो गया। फिर है प्लस, और cos पाई की वैल्यू होती है -1 -1 और साइन h, और बाहर है प्लस का 5। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h और माइनस माइनस प्लस का साइन h प्लस 5। देखिए फर्क इस पर भी कुछ भी नहीं पड़ा, h की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, रिजल्ट इसका भी पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ रहा है। इसके बाद में अगर मैं x की वैल्यू एक्जेक्टली पाई रख दूं तो f पाई अगर मैं कैलकुलेट करूं f पाई, तो f पाई क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर पाई डाल दीजिए, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई 0 होता है, ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, तो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए जी, इसके बाद में है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे मेरे को क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, तो 21 के 3 पार्ट्स हैं, sin x प्लस cos x, दूसरा है sin x माइनस cos x। ठीक, तो इनकी अगर क्वांटिटी निकालनी है तो किस तरीके से करेंगे बताइए? किसी पर्टिकुलर जो इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी, सर x इक्वल्स टू c पे निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू c पर निकाल लेंगे। छोड़ दो इसको, करोगे ट्राई खुद से? हाँ जी सर, हो जाएगा। यस सर। उसके बाद अरे नहीं, जब हो जाए ना तब बताना कि हो गया, अभी मत बोलो। सर फर्स्ट पार्ट हो गया। नहीं सर, मतलब ये होमवर्क के तौर पे दे। ठीक ठीक ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ कोसाइन। कोसिकेंट का मतलब होता है कोसेक, सीकेंट का मतलब होता है सेक एक्स, और कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट एक्स। तो ये बोल रहे हैं कि cos x, cosec x, sec x और cot x, इन सबको बता रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस हो गया या नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज भी आपको x इज इक्वल टू सी मानकर करनी है। मैं 21 छोड़ रहा हूँ, 22 छोड़ रहा हूँ और 23 छोड़ रहा हूँ। 23 में ये फंक्शन दे रखा है, ये बताना होगा आपको। 23 करवाऊं या 24? सर नहीं, हो जाएगा। 24 करा दीजिए। 24 कराता हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। तो अभी तक मैंने छोड़े हैं 21, 22 और 23। वन 22 और 23 मैं होमवर्क आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या है। डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाय दिस
इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये बताना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। fx इज इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर साइन x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x if x is not equal to 0 or 0 if x is equal to 0। ठीक है, ये दे रखा है, ये बताना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। LHS at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h, मतलब लिमिट h tending to 0 f minus h। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इन्होंने क्या किया है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x अगर 0 से छोटा है तो भी यही वाला फंक्शन लेना है, x 0 से बड़ा है तो भी यही वाला फंक्शन लेना है, और x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर और ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन 1 अपॉन h। बताइए ये क्लियर है इतना? यस सर। है ना। अब इसमें आप कुछ भी करके देख लीजिए, यहाँ तो x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा और ये जो x स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई कर देगा इसको, तो ये पूरी तरह से 0 बन जाएगा। ये 0 आ गया भाई, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाता है। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। इसी तरीके से अगर मैं RHL कैलकुलेट करूंगा वो भी 0 आएगा। सर अगर हम साइन 1 अपॉन h में मतलब वहाँ h को 0 से रिप्लेस करें तो वो साइन इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, साइन इंफिनिटी वैसे भी डिफाइंड नहीं है। एक हाँ मिनट तो सर फिर तो ये डिफाइंड ही नहीं होना चाहिए ना। देखिए इसमें क्या है कि ये डिफाइंड नहीं है, साइन 1 अपॉन 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता। पर मैं ये कहूंगा कि एक जो चीज होती है ना जीरो का ऐसा होता है कि अगर वो इंफिनिटी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, मतलब नॉट डिफाइंड में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो उसको भी 0 बना देगा। ओके सर। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको ये कहूंगा कि ये 0 ही है। ठीक, कि h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग वो सब कुछ 0 बना देगा। 0 की खास प्रॉपर्टी होती है, समझ गए? बताइए चले आगे। यस सर। इसी तरीके से RHL जो है RHL भी 0 आ जाएगा, हो जाएगा। छोड़ दूं इसको? हाँ जी सर। यस सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। Examine the continuity of f where f is defined by fx is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0 and minus 1 if x is equal to 0। करूं या छोड़ूं, बोलो बताइए। सर हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा सर। ठीक है भाई, ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा, बाकी आप एक बार करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी। तो स्कूल वाली मैम ने क्वेश्चन कराया था RD शर्मा का हाँ कि प्रूव करना है कि fx इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस x प्लस मॉड x का मतलब पूरा मॉड में, ये पूरा मॉड में इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना था। हाँ क्वेश्चन भेज दोगे मेरे को एक बार? हाँ मैं भेज दूंगी सर आपको। एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा।
ओके सर। हाँ जी, और ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि fx इज इक्वल टू गिवन है a cos x अपॉन पाई माइनस 2x। a cos x अपॉन पाई माइनस 2x, a cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2, if x is not equal to pi by 2, or 3 if x is equal to pi by 2, 3 if x is equal to pi by 2 and x is equal to pi by 2। इन्होंने दे रखा है कि मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर फंक्शन पाई बाय 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL at x is equal to pi by 2 fx is equal to limit x tending to pi by 2 minus fx is equal to limit h tending to 0 f pi by 2 minus h। इसका मतलब कि जब ये पाई बाय 2 से छोटा होगा तब वैल्यू कितनी लेनी है, तो हम ये करेंगे कि अगर वो पाई बाय 2 के बराबर नहीं है तो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, दोनों ही इसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पाई बाय 2 माइनस h डाल दूंगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू x की जगह पाई बाय 2 माइनस h is equal to limit h tending to 0 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए? साइन थीटा। sin थीटा, Sin तो theta। sin h आ जाएगा और डिनोमिनेटर में पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 कितना हो गया पाई, और माइनस 2 इंटू माइनस h हो गया प्लस का 2h, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद k कांस्टेंट है, k को निकालो लिमिट से बाहर, यहाँ लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन 2h बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ h लिखो और 2 को भी निकाल लो बाहर, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h 11th में पढ़ चुके हो 1 होता है 1। तो ये हो गया k by 2। ये LHL की वैल्यू तो आ गई k by 2, ठीक है। इसके बाद RHL की वैल्यू निकालेंगे, इधर कर रहा हूँ। या एक काम करो, RHL की वैल्यू निकालो ही मत, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है ना, तो LHL और फंक्शन x is equal to pi by 2 पर जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, तो k की वैल्यू 6 आ गई। f pi by 2 is equal to, मतलब अगर x की जगह pi by 2 डाल दूं तो f pi by 2 कितना आ रहा है 3। तो हम कहेंगे since fx is continuous, fx is continuous, therefore LHL at x is equal to pi by 2 fx is equal to f pi by 2। तो ये क्या हो जाएगा, LHL at x is equal to pi by 2 fx, ये पूरा क्या हो गया k by 2, और f pi by 2 कितना हो गया 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी 6। बताइए जी, ठीक है। यस सर। तो RHL निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 छोड़ रहा हूँ तीनों के तीनों। 25, 27, 28, 29 ये भी करना है आप लोगों को, कर देंगे ना? यस हाँ सर। जी सर, हो जाएगा। Yeah, जी। हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 30, एक बार 30 देख लीजिए। सर 30 भी हो जाएगा। 30 भी हो जाएगा। हाँ सर 32 करा दीजिए। 32 ठीक है। Show that the function defined by fx is equal to modulus of cos x is a continuous function। अच्छा चलो जी 32 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये प्रूव करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस को डिफाइन करूं। तो पहले डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे ना शायद, मतलब उस LHL और RHL। सोच लेने दो जरा। ये हमारा cos x लेस देन 0 और cos x ग्रेटर देन 0 आएगा अगर मैं mod x को डिफाइन मॉड को अगर मैं डिफाइन करता हूँ और मॉड को डिफाइन ना करें ये काम करिएगा इसका इधर निकालो LHL at x is equal to c at x is equal to c f(x) is equal to limit x tending to c minus cos sorry अभी f(x) ही लिखो is equal to limit x tending to 0 f c minus h। अब क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन तो यही है cos c minus h का मॉड, ठीक है। cos c minus h का मॉड मतलब मैं c में से कुछ छोटी सी टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ cos c minus h रिजल्ट लेकिन पॉजिटिव ही आएगा। देखना आंसर देखना डिस्कंटिन्यूअस है क्या। सर इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल के मॉड ऑफ cos c आ रहा है अगर हमने सिंपली एक्सपेंड कर दिया ऐसे। मॉड ऑफ cos c आ रहा है और सर x की वैल्यू एट c भी मॉड ऑफ cos c आ रहा है। ठीक है डायरेक्ट कर दो इसको डायरेक्ट कर दीजिए h की वैल्यू 0 डालो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आपका cos c minus h का मॉड आ जाएगा और h की वैल्यू आपने डाल दी 0 यहाँ पर, ये cos c आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम है वो मॉडुलस कर रहा है कि हमारा रिजल्ट जो है वो दोनों ही केसेस में LHM में भी और RHM में भी दोनों में ही पॉजिटिव आएगा। अगर ये चीज आती है दिमाग में कि मैं मॉडुलस के अंदर cos x है तो पहले मुझे मॉडुलस को डिफाइन करना चाहिए था, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें पहले मॉडुलस को डिफाइन करना चाहिए था तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर रीजन मैं बता देता हूँ क्या कि अगर मॉडुलस के अंदर x होता सिर्फ तब तो मैं उसको डिफाइन करता, लेकिन मॉडुलस के अंदर cos x दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि एक ऑपरेटर है, अब x की कुछ भी वैल्यू होती रहे तो cos x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और cos x की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह से आती है, लेकिन आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर सिर्फ mod x होता अंदर तब तो मैं डिफाइन करता, तभी तो मैं उसमें कहता कि x लेस देन 0 है x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये cos c हो जाएगा दोनों ही केस में, LHM में भी RHM में। बताइए जी, ठीक है। हाँ सर। यस सर। ठीक है जी, फिर ये सारे ही क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, किसी में भी डाउट आया तो मेरे को बताइएगा। सर 33 में मैं पहले मॉड x को डिफाइन करना पड़ेगा। 33 में mod x को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, करवाऊं? सर करा दीजिए। 33 में mod x को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। लिखा है एग्जामिन दैट sin mod x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये एग्जामिन करना है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन होता है या नहीं होता है। तो आप सीधा सीधा बोलिए f(x) इज इक्वल टू sin mod x, और मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, अपने आप समझना तुम। तो ये क्या हो जाएगा sin minus x if x is less than 0 और sin plus x if x is greater than equal to 0। समझ गए। और sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो माइनस sin x if x is less than 0
और प्लस का साइन x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ कंटिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा? बोलो। नो अरे LHS निकालेंगे तो माइनस साइन c आ जाएगा और RHS निकालेंगे तो प्लस का साइन c आ जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है। यस ओके सर 33। ओके सर। और इसमें जो है, इसमें इन्होंने ये बोला है 33 में, बाकी चीजों से भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला एग्जामिन दैट साइन मॉड x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। बाकी सब में बोल रहे शो दैट। यहाँ एग्जामिन मतलब यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, डिसकंटीन्यूअस है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। अब करिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। नेक्स्ट आपकी क्लास में फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी कराता हूँ स्टार्ट। ठीक है। और करवा देंगे आपका जून सेकंड वीक है, जून सेकंड वीक तक हो जाएगा बड़े आराम से। सर ये तो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? अरे प्रोबेबिलिटी में कराऊंगा, होगी ना, चिंता क्यों कर रहे हो? सर बहुत बढ़िया है। अरे चिंता मत करो, बहुत आसान तरीके से, मुझे मालूम है तुम कहाँ फंस रहे होगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है ना? सर वो आप बायनोमियल ट्रायल्स और वो नहीं हुए रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल ट्रायल बहुत आसान है, रैंडम ट्रायल वो भी बहुत आसान है। बेस थ्योरम में फंसोगे बहुत बुरी तरह से। हाँ और सर तुम वही भी- है। तुम भी बेल्स हर थ्योरम बच्चा तो हो गया फंसेगा बेस थ्योरम में। सर, बेल्स थ्योरम के क्वेश्चंस हो रहे थे, अभी लेकिन तो हो मैं रहे थे उसके ना, अभी तो हो रहे थे, पेपर में तो आने दो जरा क्वेश्चंस को। जरा मुझे को बस यही पूछना है उसमें कि तुम इवेंट्स किस किस तरीके से मानते हो। अगर वो चीज तुम्हें बहुत क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर बताऊंगा मैं, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन ढूंढोगे फिर। ठीक है। चलिए जी इतना करिएगा, और होमवर्क में यही एक्सरसाइज 5.1 आपको कंप्लीट करनी है, जो जो क्वेश्चंस छूटे हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर। बाय सर। ओके थैंक यू सर। बाय सर। ओके बाय।